नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के आगे नया टॉपिक अकबर। अकबर का जो शासनकाल है, ये शासनकाल रहा है 1556 से 1605 तक। अब सुनना, अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में, राणा वेरीसाल के महलों में। उल्लेख मिलता है अकबर के बारे में। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हुमायूं की मृत्यु होती है 24 जनवरी 1556 को। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस समय हुमायूं ने अभियान चला रखा था पंजाब पर, और हुमायूं ने पंजाब अभियान का नेतृत्व सौंप रखा था बैराम खां को। बैराम खां को पंजाब पर अभियान लेकर भेजा था। जिस समय बैराम का पंजाब पर अभियान लेकर जाता है, उस समय हुमायूं बैराम खां को बोलता है कि यार एक काम कर, तू इस छोरा ने भी तेरे साथ ले जा, 13-14 साल का हो गया, दिन भर घर में पड़ा रहता है, कुछ देखेगा तभी तो सीखेगा। तो अकबर भी हुमायूं के साथ पंजाब, बैराम खां के साथ पंजाब अभियान पर गया हुआ था, और यहां पंजाब में ही यहां पर इनको पता चलता है कि हुमायूं तो चलता रहा। तब बैराम खां पंजाब अभियान को बीच में रोकता है, और पंजाब में कलानौर नामक स्थान, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले में है, यहां कलानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाता है, और फिर पंजाब अभियान को समाप्त करते हुए रवाना होते हैं दिल्ली। और दिल्ली पहुंचकर दिल्ली में 20 फरवरी 1556 को अकबर का दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। अकबर पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब सुनो आगे की बात। जिस समय अकबर शासक बनता है, उस समय का घटनाक्रम मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है। इन मुगलों के भारत में सबसे बड़े शत्रु थे अफगान, जिन्होंने बाबर को बराबर टक्कर दी, हुमायूं को तो एक बार भगा ही दिया। इस समय अकबर के समय में अफगानों का नेता है आदिल शाह, जो अफगान विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। इस आदिल शाह के एक हिंदू सेनापति है जिसका नाम है हेमू। इस हेमू को पता चलता है कि भारत पर जो नया राजा आया है वो राजा नहीं है, एक बच्चा है। मात्र 13.5 साल का था अकबर। तो इस समय हेमू विद्रोह करते हुए स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर देता है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां और अंतिम हिंदू शासक हुआ था। अब ध्यान देना, हेमू दिल्ली का शासक बना नहीं था, इसने अपने आप को घोषित किया था। हेमू दिल्ली का शासक घोषित कर देता है और घोषणा करवाता है, भैया आज से दिल्ली का राजा मैं हूं, अगर किसी के कोई समस्या है तो वो मेरे से आकर मिले। हेमू को यही पता था कि एक बालक राजा बना है। इस हेमू को बेचारे को यह नहीं पता था कि इस बालक के पास में एक बहुत बड़ी तोप है, बैराम खां। बैराम खां को पता चलता है कि हेमू तो तकलीफ में लग गया, कह रहा बोले किसी के कोई तकलीफ हो तो मेरे को आकर बोलो। बैराम खां अकबर को लेता है अपने साथ और बोलो चल एक आदमी है, तकलीफ में हटता है, प्रकार की अपन भी पूछ के आते हैं। बैराम खां आया हेमू के पास और बोला, हेमू तू तकलीफ मिटाता बताया? बोले हाँ। बोले एक तकलीफ मेरे भी है। बोलो क्या है? बोलो तू ही है मेरी तो सबसे बड़ी तकलीफ। बैराम खां अकबर को अपने साथ लेते हुए हेमू के खिलाफ 5 नवंबर 1556 को युद्ध लड़ता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैराम खां के हाथों से मारा जाता है हेमू। इस युद्ध में मुख्य नेतृत्व करता बैराम खां था। अकबर अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ता है, पानीपत का दूसरा युद्ध, और इस युद्ध का नेतृत्व करने वाला आदमी था बैराम खां। पानीपत के दूसरे युद्ध में अद्वितीय सहयोग के कारण खुश होकर अकबर बैराम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान करता है तथा अपना मुख्य वजीर नियुक्त कर देता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अकबर बैराम खां को। अब चलते हैं आगे। पानीपत के युद्ध के बारे में देखें तो, हेमू के बारे में देखें तो, हेमू
के बारे में उल्लेख मिलता है। उसने अपने जीवन में कुल 24 लड़ाइयां लड़ी थी, जिनमें से वह 22 लड़ाइयों में विजेता रहा था। हेमू को भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। अब यहां पर आगे आते हैं। पानीपत का युद्ध जीतने के पश्चात अकबर पुनः अपने स्थान पर लौटता है। मैंने आपको हुमायूं में बताया था कि हुमायूं जब काबुल के किले पर आक्रमण कर रहा था, अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया था कामरान ने। उस दिन तो अकबर बच गया था। उसके बाद में हुमायूं की टेंशन हो गया कि आपने तो एक ही तो छोरो है और एक आधार पर तो अपन कोई भी कद्दी ब्लैकमेल कर सके, इसके तो जीवन पर एनी टाइम संकट है। तो हुमायूं पुनः भारत प्राप्ति के पश्चात 2 जनों को एक ही काम देता है। एक तो बैरम खां को, बैरम खां को एक ही काम बताया गया कि तुझे साम्राज्य विस्तार में सहयोग करते हुए पूरा ध्यान रखना है अकबर का। अकबर का मुख्य संरक्षणकर्ता नियुक्त करता है बैरम खां को, और दूसरा संरक्षण सौंपा था एक स्त्री को, नाम था महाम अनगा। यह बात तब की है जब अकबर राजा नहीं बना था। अब यहां पर देखो, अकबर बन गया राजा, 2 संरक्षण करता है, एक बैरम खां और एक महामनगा है। अब यहां पर देखो, राजा के संरक्षण करता है राजा अभी छोटी अवस्था में, तो दोनों में कंपटीशन हो रहा है कि मेरा इसके पास ज्यादा पावर चले। और वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी बन गई कि बैरम खां की अकबर पर पूर्ण पकड़ है। अकबर वही काम कर रहा है जो बैरम खां चाह रहा है, और महामनगा चाह रही है कि कैसे जैसे करके इस अकबर को मेरे काबू में ले लूं ना, तो मेरा तो पूरे पूछो ही मत दरबार में क्या सम्मान होगा। महाम अनगा ने काफी कोशिशें की अकबर को अपने काबू में लेने की, परंतु इस बैरम खां के आगे महामनगा की एक नहीं चली। तब महाम अनगा अकबर को अपने काबू में लेने के लिए हथियार बनाती है अपनी बेटी जीजी बानो को। जीजी बानो महामनगा की 20-22 साल की छोरी ही। महामनगा बोली कि बेटी चाहे कुछ भी हो जाए अकबर को सेट करना है। बोले जीजी बानो भी कम नहीं थी, बोलो टेंशन ही ना ले मम्मी, आका मम तो मैं परफेक्ट हूं, अकबर तो मेरे पीछे पीछे चल लगो। बोलो अब देखो, जीजी बानो दिन में 20 बार अलग अलग प्रकार की ड्रेस पैर पैर या फनका करती अकबर का दरबार में निकले, और अकबर भी इनमें सड़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी। तो निश्चित सी बात है, इस अवस्था दूसरी तरफ सुंदरता, तो ध्यान तो भटके का ही। अब अकबर गद्दी पर बैठा रहता है, बराबर में बैराम खां बैठा रहता है। जीजी बानो दरबार से आती है और वो चहल पहल होती है, तो निश्चित सी बात है अकबर भी झुक कर देखता है क्या चीज है ये। तुरंत यहां पर बैठा रहता है कौन? बैरम खां। बैरम खां बीच में टोक देता है, अरे अरे काम में ध्यान दे, कुछ नहीं पड़ा है इन बातों में, खुद को खराब कर लेगा। बेचारा अकबर छोटा था, फिर नजर झुका लेता। इधर जीजी बानो अपने दर्द निश्चय पर टिकी हुई है, दिन में 20 की जगह 21 चक्कर लगाती दरबार में, बाकी 19 कभी नहीं करती। और धीरे धीरे अकबर को भी मुझे तो लत लग गई तेरी। अब तो अकबर भी इंतजार करे कब जीजी बानो आए, कब दर्शन होए। अगर घंटे भर आए नहीं तो झुक झुक के गेट की तरफ देखने लग जाता, क्या अब की आई कोई नहीं मेरी। इधर बैरम खां बार बार इसको टोकता है। अब देखो, आदमी जब इस रास्ते पर चलता है, ऐसा आकर्षण और बीच में कोई टोकने वाला हो, टांग अड़ाने वाला हो, तब ऐसा लगता है जैसे टांग नहीं अड़ा रहा, डांग की बार रहा आपने। तो एक दिन जीजी बानो बहुत ही तकड़ी ड्रेस पहन के दरबार में एंटर हुई। अकबर की नजर पड़ी और नजर पड़ता है बैराम खां बीच में ही टोकता है, बोले अरे टिंगर मांझा। अकबर को आ गया भैया गुस्सा, बोले जीजी बानो तन बाद में देखूंगा, पहले इन्हें देखूं। और अकबर बैराम खां के 2 थप्पड़ मार देता है खींच खींच के, और बोलता है नौकर है, नौकर की औकात में रहे, मेरे को ज्ञान मत दे, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब देखो, ये वो बैरम खां जिनकी वजह से आज मुगलों का अस्तित्व है, मुगल है भारत पर राज कर रहे हैं, उस बैरम खां की अकबर भरे दरबार में बेइज्जती कर देता है। तब बैरम खां को भी गुस्सा आता है और बैरम खां यहीं पर घोषणा कर देता है राजनीतिक संन्यास की, कि मैं आज के बाद में किसी के दरबार में कोई सेवा नहीं दूंगा, मेरी सेवाओं का फल यही मिला मुझे। अब देखो यहां पर, अब बताओ, अकबर के पास से हट गया बैराम खां का ऑप्शन।
अब अकबर पर किसका प्रभाव? महामनगा और जीजी बानो का। 1560 में बैरम खान राजनीतिक संन्यास लेता है तो अकबर महामनगा और जीजी बानो के प्रभाव में आकर अपने दरबार की 1 लाख हरम की स्त्रियों के बीच चला जाता है। अकबर 1560 से लेकर 1562 तक 1 लाख हरम की स्त्रियों के बीच में रहा था। अकबर के शासन के इन 2 सालों को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट तो जानो ना, घाघरो। 2 साल अकबर घाघरे का फटकारा मरियो हो, इसलिए इस शासन ने बोले पेटीकोट है शासन। 2 साल बाद में अकबर ने समझ में आई कि यार बात तो बैराम खां सही कह रहा था, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, पूरा निष्कर्ष निकाल लिया, खुद को ही बर्बाद किया है। तब उल्लेख मिलता है कि अकबर आता है भागा भागा 2 साल बाद में बैरम खां के पास और बैरम खां के पैर पकड़ता है और माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दे, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरा अपमान किया। बैरम खां बोला यार मैंने तो कभी इस चीज को नोट ही नहीं किया, मैंने तो तेरे को उसी वक्त माफ कर दिया था। अगर मेरे मन में तेरे प्रति कुछ ऐसा होता तो मैं उसी वक्त तेरा काम तमाम कर देता, कौन था तुझे छुड़ाने वाला? तो मेरी तरफ से तू माफ है, टेंशन न ले, तू जा अब तेरे घर जा और तेरा काम कर। अकबर कहता है आज मैं माफी मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुझे वापस लेकर जाऊंगा और तुझे वापस चलकर वजीर का पद संभालना पड़ेगा। बैरम खां कहता है यार तेरे को एक बात समझ में नहीं आती क्या? एक बार मैंने संन्यास ले लिया है और संन्यास लेने के पश्चात आदमी दोबारा राजनीतिक कार्यों में नहीं आता है, मैं संन्यास ले चुका हूं। अकबर कहता है नहीं चलना पड़ेगा। बैरम खां ने साफ साफ मना कर दिया। तो अकबर कहता है मुझे पता है तू अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा इसलिए नहीं चल रहा है, एक काम कर तू मेरी चंदेरी रियासत का स्वतंत्र शासक बन जा, कोई टांग नहीं अड़ाने वाला है। बैरम खां कहता है अगर मेरे इतना ही राजनीति का लालच होता तो शासक क्यों बनूंगा, वजीर बनूंगा, तेरा ही पूरा प्रशासन संभालूंगा, पर मैंने राजनीतिक संन्यास ले लिया है, मैं कुछ नहीं करूंगा आप तुम्हारे लिए। तब अकबर कहता है कि तुमने हमारे लिए इतने वर्ष सेवाएं दी, इतना योगदान दिया, तो एक काम करो मेरे खर्चे पर मक्का मदीना की यात्रा करके आ जाओ। अब तुम्हारे सामने बैरम खां 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक चुन लो, एक तो तुझे आज मानना ही पड़ेगा मेरे लिए, तब मानूंगा कि तूने मेरे को माफ कर दिया। तो कौन सा चुनेगा बैरम खां? हाँ, बैरम खां चुनता है मक्का मदीना की यात्रा। बैरम खां मक्का मदीना की यात्रा पर जाता है और इस मक्का मदीना की यात्रा पर जाते समय 1562 में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। उल्लेख मिलता है इस बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खां के पिता की हत्या की थी और मुबारक खां ने उसी हत्या का बदला लिया बैरम खां को मारकर। जैसे ही बैरम खां की मृत्यु का समाचार आगरा पहुंचता है, अकबर बहुत दुखी होता है और इसी दुखी अवस्था में अकबर बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम के साथ निकाह कर लेता है। ये आल्यो बोले मैं ठाल लो बेटे हूं तो टेंशन ना ले। सलीमा बेगम के साथ अकबर निकाह करता है और अकबर बैरम खां और सलीमा बेगम के पुत्र अब्दुल रहीम का पालन पोषण करता है, उसे फारसी भाषा का विद्वान बनाता है, अपने दरबार का नवरत्न नियुक्त करते हुए उसे खान खाना की उपाधि देता है। ये 2 उपाधियां ध्यान रखना, खाने खाना था बैरम खां और खान खाना था अब्दुल रहीम। हो गई बात 1562 तक की। अब आगे सुनो आगे की कहानी। आगे की कहानी यह मिलती है कि अकबर 1562 में, ध्यान देना शासक कब बना है 1556 में, बात आ गई 1562 तक की। 6 साल हो गए। पहले तो 4 साल बैरम खां के चक्करों में उलझा रहा, फिर 2 साल महामन गाले बैठी, तो इसे कुछ भी नहीं सूझा है और ये परेशान हो गया दीन दुनिया से। तो अकबर 1562 में सोचता है टूर पर जाने की, यार कि कहीं घूम कर आऊं। अब अकबर तय नहीं कर पा रहा है, कुल्लू जाऊं, मनाली जाऊं, कोई नैनीताल जाऊं, कहां जाऊं। इसी समय अकबर दिल्ली प्लान बनाता है, कहां जाऊं। इसी समय एक रात्रि को अकबर को सपना आता है और सपने में दर्शन देता है
ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, जिसकी अजमेर में खानका थी, अजमेर में इनकी दरगाह है। ख्वाजा साहब सपने में दर्शन देते हैं। तब अकबर का दिमाग खराब हो गया कि यार इतना बड़ा आदमी मेरे सपने में क्यों आया, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब देखो अकबर इधर यात्रा की सोच ही रहा था, तो अकबर ने सोचा क्यों ना इसके यहां पर जाके आया जाए, यात्रा की यात्रा हो जाएगी और तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा। और इस प्रकार से अकबर अपने जीवन की पहली यात्रा करता है 1562 में, और यह यात्रा कहां के लिए थी? राजस्थान के लिए। किसी भी प्रकार से आपको पूछे तो उत्तर वही निकल कर आएगा, प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लिया जा सकता है। अकबर की पहली यात्रा 1562 में। अकबर राजस्थान में पहली बार कब आया? 1562 में। अकबर पहली बार कहां पर यात्रा के लिए गया? राजस्थान के लिए। किसी भी प्रकार से पूछे उत्तर यहीं पर घूमता है। अब देखो अकबर आगरा से रवाना होता है अजमेर के लिए। अगर आगरा से अजमेर आना है तो राजस्थान की ढूंढाड़ प्रांत से, ढूंढाड़ रियासत से होकर गुजरना पड़ेगा। यहां की रियासत आमेर रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस समय आमेर का कछावा राजवंश का शासक था भारमल, जो अपनी घरेलू परिस्थितियों में उलझा हुआ था, आंतरिक ग्रह क्लेश के कारण बहुत परेशान था। और ये भारमल चाहता था अगर मुझे किसी मोटी शक्ति का श्रेय मिल जाए, किसी बड़े व्यक्ति का साथ मिल जाए, तो मैं फिर मेरे इस ग्रह क्लेश से निपट लूंगा। इस समय भारमल को पता था कि भारत में सबसे बड़ी शक्ति अकबर है, पर उससे कैसे मिला जाए। और यही सूचना भारमल तक पहुंच गई कि अकबर है अजमेर जा रहा है, अजमेर जाएगा तो निश्चित सी बात है आमेर से होकर गुजरना पड़ेगा। भारमल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ध्यान रखना, अकबर जब आए तो मुझे बताना, मैं अकबर से मिलूंगा। यहां पर उल्लेख मिलता है कि भारमल के सैनिक कहते हैं दादा अकबर तो आए हुई के निकल गो, अजमेर का नहीं गयो बोलो, और अब बोलो भागो पीछे। और भारमल अजमेर जाते हुए अकबर से मुलाकात करता है सांबर में, और यहां पर भारमल सांबर में अकबर से मुलाकात करते हुए अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, अकबर के साथ संधि करता है। भारमल मुगलों के साथ संधि स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा हुआ है राजस्थान का या राजपूत इतिहास का। अब देखो यहां पर भारमल को इतना ही पता था कि अकबर ऐसे एक बड़ा राजा है, बड़ी शक्ति है, वास्तविक रूप से अकबर को जानता नहीं था। भारमल ने आज पहली बार अकबर को देखा। अकबर 6.5 फुट का गबरू जवान छोरा, 20-22 साल की उम्र। भारमल ने सोचा इससे मित्रता पक्की करनी चाहिए, और आपको सबको पता है मित्रता पक्की करने का तरीका अमरीश पुरी ने बता रखा है। हर फिल्म में बोलता है ना मित्रता पक्की करने के लिए कि क्यों ना इस मित्रता को हम रिश्तेदारी में बदल दे। भारमल भी ऑफर करता है कि देखो इस मित्रता को अगर पक्की करनी है तो तुम्हें रिश्तेदारी करनी ही पड़ेगी अकबर तुझे मेरी पुत्री के साथ विवाह करना पड़ेगा। अकबर बोले यार दादा क्यों ध्यान भटका रहे, मैं तीर्थ के लिए आ रहा हूं, तू बीच में विवाह करके क्यों मेरा मन डगमगा रहे। भारमल बोलो ना मन को नहीं पता, विवाह करना ही पड़ेगा। अकबर बोलो यार ध्यान भंग मत कर, मन देख शुद्ध मन से ख्वाजा साहब के जान दे। भारमल बोलो ना विवाह करना पड़ेगा। तब अकबर कहता है ठीक है, तो मैं वापसी में आते टाइम पर ब्याह करूंगा, एक बार तू जाए के आन दे। बोलो ठीक है। और यहां पर उल्लेख मिलता है कि वापसी में लौटता हुआ अकबर यहां भारमल की पुत्री के साथ विवाह करता है, जो कि पहला राजपूत मुगल विवाह समझौता था। अब ध्यान देना मेन मुद्दे की बात, अकबर का तो बेचारे का रास्ते चलते विवाह हुआ है। थार लीजिए तो है नहीं कि साल भर पहले सगाई कर दी, उसके बाद में शादी हो रही है। आजकल तो सगाई का भी क्या है, सगाई का नाम सुनते ही लड़का हो चाहे लड़की एक दूसरे की पूरी डिटेल निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो फेसबुक पर ढूंढते, दूसरा तरीका अपनाते कैसे जैसे व्हाट्सएप के नंबरों का जुगाड़ हो जाए। हाँ, लड़कियां शादी होकर ससुराल पहुंचने से पहले पहले बता देगी रसोई में कौन से मिर्च मसाले का डिब्बा कहां पर रखा हुआ है, इतना नॉलेज हो गया है आजकल। और बेचारे यहां पर अकबर को देखो रास्ते चलते विवाह हो गया। भारमल ने बार बार एक ही बात कही थी कि मेरी पुत्री के साथ विवाह करना है, मेरी पुत्री के साथ विवाह करना है।
अकबर को तो इतना ही पता था, ना तो शक्ल देखी थी, शक्ल तो दूर की बात, अकबर को तो इसके नाम का ही पता नहीं था। अब देखो तो जब इनकी विवाह के उपरांत पहली मुलाकात होगी तो अकबर का पहला सवाल क्या होगा? हाँ, अकबर का पहला सवाल था, बोले थारो नाम का ही है। और आ बोली मारो नाम? बोले मारो नाम है जोधाबाई। वो नाम सुनते ही अकबर ने चक्कर आने लगा। बोलो तू बाई है या लुगाई है? अकबर बोले यो नाम मन पसंद को नहीं, आज सु तेरो नाम है मरियम। जोधा बोली चल बाप कणा, ओके नाम हो मरेड़ी मरेड़ी। अकबर बोले सुनी साणी, मरियम का अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा। ओ बोले ये है क्या? तब बोलो चाहे दिन में 1000 बार मरेड़ी मरेड़ी बोला कर, तब मेरे कोई दिक्कत है नहीं। ये इतना होता है महिलाओं के पास में, थोड़ी सी तारीफ करो और उसके पश्चात परिणाम है भुगतो। अब सुनो, इस जोधाबाई का वास्तविक नाम मिलता है इतिहास में हरकाबाई। भारमल इसे जोधाबाई के नाम से पुकारता था। अकबर ने इसे मरियम नाम दिया। इसका पुत्र सलीम या जहांगीर इसे नाम देता है उजमानी। ये मुगल इतिहास में, मुगल दरबार में मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। मरियम उजमानी के नाम से ही यह जानी गई थी। फिर उसके पश्चात आगे उल्लेख मिलता है। अब देखो, अकबर विवाह करके आगरा आ गया, रास्ते चलते विवाह हुआ, नाम का ही पता नहीं था। तो विवाह के पश्चात अकबर के दिमाग में कीड़ा जाग गया कि यार अपने को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या पता इसका बैकग्राउंड कैसा है क्या नहीं है। तो अकबर क्या करता है, विवाह के पश्चात जोधा का बैकग्राउंड चेक करवाता है गुप्तचरों से। बोले इसके बारे में बताओ। तब कोई झूठी सूचना ला कर देता है कि जोधाबाई की तो कॉलेज के मान एक सेटिंग हुआ करती, प्रेम प्रसंग का मैटर ला देता है। और ये मैटर अकबर जोधा के पास में लेकर जाता है और जोधा यहां पर नाराज होकर वापस आ जाती है आमिर। चल बोलो बाप का मेरे पर विश्वास ही को नहीं, मत तेरा रूई को नहीं। बाद में अकबर को पता चलता है यह बात तो बिल्कुल झूठी है। तब अकबर इस जोधाबाई को मनाने की कोशिश करता है। अब अकबर को दुख होता है कि यार मैंने गलत आरोप लगा के मेरा ही घर बर्बाद कर लिया। तब अकबर ने जोधा को खुश करने के लिए 1562 में समाप्त की थी दास प्रथा। दास प्रथा ध्यान देना, इस्लामिक काल से दास प्रथा शुरू हुई थी। मुस्लिम शासक दास बनाया करते थे, मनुष्य को खरीद लिया करते थे। इनके अधिकांश दास हिंदू होते थे। अकबर मुस्लिम, जोधा हिंदू, तो दास इधर कौन? हिंदू। दास प्रथा समाप्त किया, आज से कोई दास नहीं रखेगा, ताकि जोधा खुश हो जाए, उसके दिमाग में यह आ जाए कि बेचारो ये तो हो तो सही आदमी, वो गलत चक्र में छड़ के खराब हो। दास प्रथा समाप्त करके अकबर इंतजार करता है कब जोधा का फोन आए, कब लाने जाऊं। पर भैया जोधा तो फोन की बात तो दूर, मिस कॉल भी नहीं दिया जोधा ने। 1 साल इंतजार करता करता परेशान हो गया अकबर, और 1 साल बाद में पुनः जोधा को खुश करने के लिए प्रयास करता है। तीर्थ कर समाप्त। तीर्थ पर हिंदू जाते हैं। हिंदू पहले बड़े तीर्थ स्थलों पर जाते थे तो नगर में प्रवेश से पूर्व उन्हें कुछ रुपए कर के रूप में देने पड़ते थे, यह बंद कर दिया। अब की बार पूरी उम्मीद जगी अकबर के कि अब की तो पक्का जोधा फोन करेगी। पर भैया जोधा फोन तो दूर की बात, जोधा ने तो नंबर ही ब्लैक लिस्ट कर दिए। 1 साल बाद फिर अकबर कोशिश करता है 1564 में। जजिया कर समाप्त। जजिया कर हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर था। अब इंतजार कर रहा है जोधा आएगी या नहीं, आएगी या नहीं। अरे आएगी। अब बेचारे को खुद को ही समाप्त करवाओगे कि ये लिखवाओगे कि मेरे से कि अकबर समाप्त हो गया, जोधा नहीं आई। अब आती है वापस जोधा 1564 में, और इस दिन अकबर ने कसम खा ली थी, बोलो आज के बाद में गलती चाहे किसी की भी हो पर जोधा की नहीं होगी। जोधा अगर कोई गलती भी कर देती ना तो अकबर कहता ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता, जोधा गलती कर ही नहीं सकती। और इसके पश्चात तो अकबर जोधा को प्रत्येक अभियान पर जब भी जहां भी जाया अपने ही साथ रखता है एनी टाइम। और भटकते हुए साल हो गई, बात आ गई
1568 की। इधर देखो विवाह कब हुआ? 1562 में। बात आ गई 1568 में, 6 साल हो गई, जोधा से औलाद नहीं हुई अकबर को। अकबर आ गया टेंशन में कि यार टाबर को नहीं हो रहा। तब अकबर जोधा को लेकर जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी क्यों लेकर गया? क्योंकि फतेहपुर सीकरी में अकबर का गुरु रहता था सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती को लेके गए और ले जाके बोलो गुरुजी आज साल 6 हुआ, साथ लेके घूमता, टाबर को नहीं हो। सलीम चिश्ती देख मुंह का नीर, बोलो बेटा साथ लेर घूमया सु टाबर को नहीं हुए, कुछ दिन एक जगह डटो दोनों जब टाबर हुआ का। अकबर बोलो गुरु यार मैं तो भूल ही गया था, बोलो अब तो यहीं रुकेंगे। बोलो गुरु आप तो करो कुटिया खाली और बाहर करो व्यवस्था, हम दोनों यहीं रहेंगे। अब देखो इस गुरु के ज्ञान से ही इस जोधा से एक पुत्र पैदा हुआ था। अकबर और जोधा की संतान फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में पैदा होती है। 30 अगस्त 1569 को सलीम नामक का पुत्र सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा होने के कारण इसका नाम रखा गया था सलीम, और यही सलीम आगे चलकर बनेगा शासक जहांगीर के नाम से। अब देखो ऐसे ज्ञान से पैदा हुआ है तो गर्भ ज्ञानी पैदा होगा। ऐसी चीजें तो ये जन्म से अपने साथ लेकर के आएगा। आगे देखेंगे हम, देखना सलीम कितना खतरनाक कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह था अकबर का प्रारंभिक जीवन। उसके पश्चात अकबर की मुख्य रूप से जो पूरी कहानी है वो अकबर के 2 टॉपिकों पर आधारित होगी। एक तो इसके सामाजिक कार्यों पर, जिन्हें हम प्रशासनिक कार्य भी बोल सकते हैं। अकबर ने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए थे, कौन कौन से सुधार किए थे। इसके अलावा बात आती है अकबर के सैन्य अभियानों की। ये थे अकबर, अब तक जो हमने देखा वो था अकबर का प्रारंभिक जीवन काल। अब आगे के मैटर पर हम चर्चा करेंगे, इसके सैन्य अभियान कब कब कहां कहां किसके खिलाफ चलाए, किस अभियान की क्या घटना है। इसके अलावा इसने प्रशासनिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए, कौन सी घटनाओं को जारी रखा, क्या नवाचार था इसका, उन सब चीजों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस पार्ट का अगला एपिसोड। तब तक आपका धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे देखते रहें। धन्यवाद।